Hi, welcome back to MS Physics. You're most welcome in the series of this NEET solution. Okay, so in this solution, basically what we are doing these days, we are solving various questions of the NEET 2025. As you already know, children, in last lecture I solved the first question by different methods. बहुत अलग अलग तरीके से जो है हमने उसको एनालिसिस किया था. आई होप यू लाइक दैट. ओके, तो इसी सीरीज में आज हम सॉल्व करने वाले हैं नीट कंसेप्चुअल सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स 2025 क्वेश्चन नंबर 2. बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन डियर चिल्ड्रन, एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू हैव टू जस्ट एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपरली. क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड करना होता है ना. तो जैसे कि क्वेश्चन है, यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, तो इसको रीड करेगा हम अच्छे से. क्या होने वाला है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 है नीट 2025. अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर. यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखा है तो ये काइंड ऑफ कंफ्यूजन है. बेसिकली ये बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, और उसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज गिवन 2 सेंटीमीटर. फिर आई पीस है जिसको हम आई लेंस भी बोलते हैं, उसकी फोकल लेंथ है बेटा 4 सेंटीमीटर. यानी कि दो दो फोकल लेंथ दे रखी है. इट मींस वी आर डीलिंग विद व्हाट? वी आर डीलिंग विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके, तो क्या गिवन है बेटा यहाँ? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है एफ ओ से मैं इसको डिनोट करने वाला हूँ. राइट, इफ यू डिनोट इट बाय एफ ओ, एफ मीन्स फोकल लेंथ, ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है जिसको मैग्नीफाइड ग्लास भी बोलते हैं, और कंपाउंड में दो लेंस यूज होते हैं, है ना. एक का नाम आई लेंस में जो विच इज क्लोज टू आई, जिसे हम देखते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के क्लोज होता है दूसरी साइड को, है ना. तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस. तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है आई लेंस की भी दे रखी है, यानी कि आई पीस की भी दे रखी है, वो है 4 सेंटीमीटर. इनके डबल दे रखी है उसकी फोकल लेंथ. और होता भी ऐसे ही है. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्या नेसेसरी कंडीशन है? जो आई लेंस की फोकल लेंथ है इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ. ओके, दिस थिंग यू ऑल्सो रिमेंबर फॉर अदर एग्जाम्स. ये चीज हमको पता चली अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में. राइट, आगे साथ में लिख रहा है ट्यूब लेंथ, यानी कि जो लेंस लगे होते हैं दोनों जगह, अगर आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, है ना. तो दोनों लेंस के बीच एक खाली ट्यूब होती है ब्लैक सी लगी हुई, उसकी लेंथ दे रखी है. लेंथ बेसिकली सेपरेशन है किसके बीच? दो लेंसेज के बीच. उसको हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, एफ ई प्लस एफ ओ से, बट यहाँ पे जो है लेंथ दे रखी है, निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट्स वाई व्हाट विल आई डू? आई डू वन थिंग हियर, दैट इज ट्यूब लेंथ, है ना. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ट्यूब लेंथ. तो वैसे तो आप किसी भी चीज़ से इसको डिनोट कर सकते हैं, बट हम एल से डिनोट करेंगे, विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. दिस इज द गिवन डेटा हियर. अब आगे देखते हैं आगे क्या है. इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन होता है बेटा नज़दीक से नज़दीक आपकी आई जो है कितना देख सकती है, नॉर्मल आई, जिसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई. ओके, तो जैसे ये बुक है मेरे पास, अभी बहुत फेमस बुक है, अगर आप देखेंगे इसको, राइट, ये देखो, ये बुक है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस एल लोनी. राइट, अब इस बुक को मैं रीड कर पा रहा हूँ. अगर मैं बहुत नज़दीक इसको ले जाऊंगा, देखो बिल्कुल फेड फेड होती जाएगी, फेड फेड होती जाएगी, या दूर लेते जाऊंगा तो और इस तरह से. ये तो ही कैमरे की नियर पॉइंट और रेजोल्यूशन, या फिर पावर ऑफ द कैमरा. हमारी आई की भी इसी तरह से बेटा एक रेंज होती है, कहाँ से कहाँ दे नॉर्मल आई जो होती है 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक, फार पॉइंट इन्फिनिटी और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर. यानी कि नज़दीक से नज़दीक कितना देख सकते हैं हम? 25 सेंटीमीटर अनएडिड आई से. ये ध्यान रखना है, अनएडिड आई. तो मैं यही लिख लेता हूँ, उसको हम डिस्टिंक्ट विजन डी से डिनोट करते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है. इनके जहाँ पे आप कंफर्टेबली रीड कर सकते हैं किसी भी बुक को, दैट इज योर नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज क्या होगी इन चार ऑप्शन में से, यानी कि आपको कैलकुलेट क्या करना है. मैग्नीफाइंग पावर
या हम इसको बेटा मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ विल यू टेक द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि इमेज कहाँ पे बनती है। बेसिकली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी बेटा दो एडजस्टमेंट्स होती है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एंड फार पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मीन्स जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, नज़दीक बनती है बेटा, एंड फार पॉइंट एडजस्टमेंट मीन्स व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब कौन से वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, दोनों को ट्राई कर लेते हैं, विच वन इज द ऑप्शन, क्योंकि इंडिकेटेड तो है नहीं, दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी इज देयर व्हाट यू आर डूइंग, राइट। तो पहला केस हम करते हैं बेटा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में, एनपीए लिख लेता हूँ। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नियर पॉइंट ऑब्जेक्टमेंट, यानी कि जो फाइनल इमेज है माइक्रोस्कोप के नियर पॉइंट पे बनेगी। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो वो होता है बेटा नियर पॉइंट के लिए L अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको प्रूव भी किया जा सकता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में इंडिकेटिंग नहीं है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक फॉर्मूले को लगाते हैं, जिसका भी सही होगा वो अपने आप यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, तो इस मैग्निफिकेशन को हम लिख लेते हैं। L तो बेटा ट्यूब लेंथ है जो कि 40 है, तो 40, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस देखो कितना है 2 इंटू 1 प्लस डी 25 है, डिवाइडेड बाय एफ ई बेटा 4 है, राइट। तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन अपने पास आएगा दैट विल बी 20, 40 बाई 2 कितना होता है 20, 4 इधर आ गया, एलसीएम 29 अपॉन 4, 4 5 जार 20 हो गए, 29 इंटू 5, 9 5 जार 45, 4 5 2 जार 10 और 4 14 सेंटीमीटर। नो इट इज़ नॉट सेंटीमीटर, इट इज़ यूनिटलेस, बेसिकली ये प्योर नंबर होता है, राइट। तो ये आ गई 145। अब देखते हैं बेटा 145 क्या ऑप्शन में है। पहला 100 है, दूसरा 25 है, फिर 250 है, फिर इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है, बल्कि 145 तो कहीं पे भी नहीं है ना। तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इस पेपर में इंडिकेटिंग नहीं था। तो दैट्स वाई वी गो फॉर द सेकंड, आई मीन टू से सेकंड ऑल्टरनेट मेथड, जिसमें हम क्या देखेंगे, फार पॉइंट एडजस्टमेंट। तो इसको हम बोलेंगे फार पॉइंट एडजस्टमेंट, यानी कि इस एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज होती है बेटा वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। ये ध्यान रखना, डायग्राम भी इसका अलग होता है। अब इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है या मैग्निफिकेशन है इस सिचुएशन पे, वो होती है, सिर्फ आपने 1 नहीं लिखना है बेटा, ये वाला 1, क्योंकि जब वी बाई 1 बाई इन्फिनिटी लिखेंगे वो 0 हो जाता है, तो हमारे पास 1 हट जाएगा, बाकी सारा सेम रहता है, L अपॉन एफ ओ, बस ये टेक्निक है, इंटू डी अपॉन एफ ई। ठीक है, अब इससे भी चेक करते हैं आता है कि नहीं। L बेटा 40 है, किसी ना किसी से तो आ ही जाएगा, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन दिस। ये 2 हो गया अगेन, ये 25 हो गया, ये 4 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, तो 10 4 जार कितने हो गए, एंड 5 2 जार 10, यानी कि जो मैग्नीफाइंग पावर आई है वो आई है 5 इंटू 25, जो कि होगा 125, है ना। तो दोनों मेथड मैंने अप्लाई कर दिए हैं, वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन वेयर इज द पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज। तो जब ऐसा नहीं होगा तो आपको दोनों ऑप्शंस के लिए जाना पड़ेगा, नियर पॉइंट के लिए भी और फार पॉइंट के लिए भी। इनफैक्ट अभी जो आंसर आया है बेटा वो कौन सा आया है, वो आया है फार पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, यानी कि 125। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, दैट इज 125। आई होप इट्स प्रेटी क्लियर टू यू। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीधा +2 लेवल की फिजिक्स से पूछा है, मैग्नेटिज्म से, और फर्स्ट क्वेश्चन +1 से था, एंड सेकंड साथ साथ में ये भी आपने जो है रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन जो जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व्ड वो पूछा था बेटा +2 से, जो कि ऑप्टिक्स से पूछा था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, राइट। अब है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म पे, इन्होंने एक क्वेश्चन बना रखा है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एज पर द स्ट्रेटेजी हमारी वही है कि पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन
ऑफ मास 9 इंटू 10⁻31 kg और चार्ज हमको पता ही है -1.6 10⁻19 कूलम। मूविंग विद द स्पीड, स्पीड भी दे रखी है तो इसलिए हम पहले ही डाटा ले लेते हैं, मास और चार्ज तो पता ही है। लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है जो कि 9 इंटू 10⁻31 kg है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है दैट इज़ 1.6, या प्रोटॉन का भी बेटा सेम ही होता है, सिर्फ चार्ज का नेचर का फ़र्क होता है, 19 कूलम। फिर यहाँ पे इसकी स्पीड भी दे रखी है, स्पीड कितनी है c/100 है ना। तो c/100 व्हाट इज c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना। ये आपको पता ही होगा 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 100। 20 बेटा कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पीड से मूव कर रहा है इंजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 9 इंटू 10⁻4 टेस्ला। ओके, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जहाँ को वो मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो है क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो यानी कि जो वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये बात यहाँ पे बताई है। वी विश टू अप्लाई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम क्या लगा रहे बेटा यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टुगेदर विद द मैग्नेटिक फील्ड, एक साथ, सो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल बेटा, मान लो मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ पहले, ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डिटेल सॉल्यूशन यू आर गेटिंग हियर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। पर नीट के पेपर में आपको थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि फैक्ट आपको पहले ही पता है, तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। तो जो भी लास्ट रिजल्ट यहाँ पे आएगा आप अप्लाई करिए, ओके। बट अभी मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो बेटा सबसे पहले जो चार्ज है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये वेलोसिटी है जो कि कैसी है, परपेंडिकुलर है उसके, ठीक। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू, तो जब भी परपेंडिकुलरली अंदर एंटर करती है कोई भी चार्ज, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, दे विल फॉलो द सर्कुलर पाथ, जो आपने पढ़ा होगा है ना, वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि नो डिफ्लेक्ट, यानी कि ना वो ऊपर जाना चाहिए ना सीधा सीधा नीचे आना चाहिए, अदरवाइज तो ऐसे आता है देखो, या तो नीचे जाएगा या फिर कहाँ जाएगा, ये ऊपर को जाता है। वो डिपेंड करता है चार्ज कौन सा है, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, नीचे। ऐसे डिफ्लेक्शन होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे बोला है डिफ्लेक्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इमीजिएटली यहाँ पे लगा रहे हो। तो मैं ये जो आपको पाथ दिखाया था इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है मैं इंजेक्ट कर लेता हूँ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे बेटा आप? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दो मेटल प्लेट ले सकते हैं लाइक दिस, एक नीचे ले लो और एक कहाँ ले लो बेटा, ऊपर ले लो, ठीक है। तो बस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगती रहेगी। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई इस तरह से। तो लेट वी सी दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की कोई प्लेट मैंने ली है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब है कौन यहाँ पे, चार्ज कौन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है। तो आपने पता किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, कि जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा उस पर जो फोर्स लगेगी वो अगेंस्ट कहाँ लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो फोर्स कहाँ लगती है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर दिस थिंग, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मैं आपको बता देता हूँ साइड में, इसमें जो फोर्स लगेगी बेटा वो कहाँ लगेगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऊपर के लिए, उसको बोलेगा हम इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। अब आप यहाँ पे जो है राइट हैंड रूल लगा सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का।
तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना, V क्रॉस V। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड के लिए आगे के लिए होगी, सॉरी वेलोसिटी आगे के लिए, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि B क्रॉस B, जो V क्रॉस B है इसको हम लिख सकते हैं VV साइन थीटा। तो जब परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया, B क्रॉस B। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है, देखो बेटा V क्रॉस B, है ना, यानी कि आपको फिंगर कहाँ को बेंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह, थंब ऊपर के लिए आ रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए नीचे को करना है, यानी कि नीचे को कौन सी फोर्स लगेगी इसमें, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब थ्रू आउट हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है अंदर बेटा, इसमें ऊपर को इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और नीचे को एवरी टाइम क्या लग रही है, एट एवरी इंस्टेंट ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ये बेटा मैं लिख लेता हूँ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस। अब बात ये है, जैसे ये मोबाइल है बेटा देखो, है ना, तो मोबाइल में जब आप दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाएंगे, क्या ये मोबाइल मूव करेगा, नहीं करेगा, बैलेंस हो गई, फोर्स कैंसिल हो गई। मोबाइल तो रेस्ट में था, बट ये जो चार्ज है मोशन में है, जब ये चार्ज मोशन में है इसका मतलब क्या हुआ, ना इधर को जाएगा ना उधर को जाएगा, ये सीधा अनडिफ्लेक्टेड आगे को चले जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो इधर को होगा, अनडिफ्लेक्टेड। कैसा होगा बेटा, अनडिफ्लेक्टेड, है ना। सम टाइम दे कैन आस्क द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हियर, तो पाथ हमको दिख ही रहा है, पाथ इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, इनके स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्रॉस फील्ड भी बोलते हैं, है ना, वी केयरफुल, वेलोसिटी सिलेक्टर भी बोलते हैं। इसका बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज होता है, ऑलराइट। या फिर जो पार्टिकल एक्सेलरेटर, एक मशीन होती है जिसमें कौन सा पार्टिकल एक्सेलरेट करना है ताकि वो न्यूक्लियस को ब्रेक करे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट यहाँ पे तो सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। अब बेटा एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। अब हम क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, थोड़ा मैं इसको ऊपर को कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डाल के देखते हैं, व्हाट का आंसर इज कमिंग। एफ ई कितना होता है बेटा, क्यू इंटू ई, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है, ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज जो होता है क्यू वी क्रॉस बी या क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू की जगह ई आ गया, वेलोसिटी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, साइन तो पता ही है बेटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है ना। तो ई से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो मुझे निकालना क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक चेक कर लेते हैं क्या कैलकुलेशन करनी है, आपको निकालना है, वी विश टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इलेक्ट डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, देन तब क्या होगा बेटा, वो निकालना, ई इज परपेंडिकुलर टू बी, ये तो सही है, तभी अनडिफ्लेक्टेड होगा, क्योंकि अगर पैरेलल होगा फिर बैलेंस नहीं होगी फोर्सेस, यानी कि जो 3 और 4 ऑप्शन है ये तो ऐसे ही बार हो गए, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से कोई ऑप्शन हो सकता है, हालांकि देखते हैं अब कौन सा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसमें अलग अलग दे रखे हैं, है ना, तो हमको सॉल्व करके पता चलेगा। तो देख लेते हैं क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल देते हैं बेटा, और वेलोसिटी तो दे ही रखी है, तो वेलोसिटी भी नहीं पता कितनी है, एक मिनट में ऊपर को देख लेता हूँ, वेलोसिटी हमने कर ही दी है, 3 इंटू 10⁻⁶ है, तब यहाँ वेलोसिटी डाल देते हैं 3 इंटू 10⁻⁶, और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है यहाँ देखो बेटा ऊपर 9 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके, साइन 90 जो है 1 हो गया, बस इतना सा आपके पास आया है। अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 3 कितना हुआ 27 इंटू 10⁻⁶ दैट इज कमिंग 2। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बेटा न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो जो कि यहाँ गिवन है। अब हम आते हैं ऑप्शन में, विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, तो ध्यान से देखो बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इट्स कमिंग सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये तो क्लियर है क्वेश्चन में ही कि ये अनडिफ्लेक्टेड तभी होगा अगर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगा,
मैग्नेटिक फील्ड के। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। पर वैल्यू कितनी आ रही है, तो 27 इंटू 10⁻², इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 ऐसे ही गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा जब पैरेलल होगी दोनों तब नहीं बैलेंस करेगी वो, ये ध्यान रखना है हमेशा। इट्स क्लियर? ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेसेस ऑफ इक्वल लेंथ। तो आपको पता होना चाहिए इंक्लाइंड सरफेस का मतलब जो किसी एंगल के साथ है ना। मान लो मैं ऐसे इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। बनी नहीं बात इसमें, 1 मिनट रुक जाओ। लाइक दिस, ये बेटा एक इंक्लाइन प्लेन हम बोल सकते हैं, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो दे रखा है बेटा 45 डिग्री, तो इसको आप 45 डिग्री यहाँ पे ले सकते हैं। और जो इस प्लेन की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भी दे रखी है, दैट इज एल। दिस इज गिवन इन अ क्वेश्चन। ओके, अब आगे देखो, विद द ऑरिजोंटल, यानी कि जो एंगल है वो ऑरिजोंटल के साथ है, सही है। वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ, यानी कि इसको हम रफ मान लेते हैं। रफ का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें फ्रिक्शन होती है ना। यानी कि जो ये सरफेस है कैसा है, इरेगुलरिटीज है, एक हिसाब से इसमें क्या है, रफ है, फ्रिक्शन लग रही है बेसिकली, है ना। इसी तरह से एक और है, एक और इंक्लाइन प्लेन है सेम मैनर्स में। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन इधर है, ठीक है, और वो परफेक्टली स्मूथ है, बाकी सब कुछ उसका भी सेम है। दिस इज 45 डिग्री, और बेटा जो लेंथ है वो भी कैसी है, सेम है। बट फ़र्क ये है कि ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा बेटा, 0। और रफ का मतलब जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट 0। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, आगे देखते हैं। अ गिवन body takes 2 times as much time to slide down on rough surface than on smooth surface। ये गिवन है, बहुत अच्छी चीज़ है कि जो रफ सरफेस पे बेटा जो टाइम लगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसने जो है ऊपर से नीचे को आना है, ठीक है, और इधर भी कोई ऑब्जेक्ट है, इसने नीचे आना है बॉटम तक। तो यहाँ जो टाइम लगा दैट इज टी आर, यानी कि रफ सरफेस का टाइम, और यहाँ जो टाइम लगा दैट इज स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस को हम लिख लेते हैं टी एस। बेटा कितने टाइम है वो, 2 टाइम। ये गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन डेटा इन द क्वेश्चन। ओके, आगे पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रफ सरफेस इज क्लोज टू, कितना आंसर होगा, यानी कि इस सरफेस पे क्या लग रही है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो हमको निकालनी भी है। तो काइनेटिक का मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में जब होता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगती है काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, हालांकि कम होती है पर फिर भी लग रही है ना। तो पहला काम क्या है हमारा, जो है रिलेशन दिया है टाइम का, इसमें टी आर भी निकालेंगे टी एस भी निकालेंगे, यहाँ डाल देंगे तो हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, है ना। पहले हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं बेटा, फिर इसको थोड़े शॉर्ट वे से भी सीख सकते हैं वहीं से कैसे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं इसको सेंटर में जैसे ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो व्हेन वी गो टू द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इट, ये देखो, तो वेट बेटा हमेशा कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज एम जी, राइट। और नॉर्मल हमेशा कहाँ लगेगा, लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा बेटा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है, इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं नॉर्मल को, तो ये आपकी नॉर्मल होगी, है ना। और ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखो मोशन बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस ले सकते हैं आप, और ये वाई एक्सिस ले सकते हैं। मोशन कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसीलिए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो इधर लगेगा, वेट का। यहाँ को कंपोनेंट कितना लगेगा, एम जी साइन 45 डिग्री, है ना। और इधर को जो कंपोनेंट लगेगा दैट इज एम जी कॉस 45 डिग्री।
ये हो गया। अब बेटा इसकी मोशन की टेंडेंसी नीचे है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, अपोजिट, तो उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग भी रही है ना। और ऑब्वियसली बात है मूव भी कर रहा है तभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे के लिए। क्लियर हो गया। तो पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल देते हैं जिसका नाम हम रखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन रफ सरफेस। तो बेटा ऑब्वियसली जो ये वाली फोर्स है ग्रेटर होगी फ्रिक्शन से तभी तो ये नीचे आया। तो अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स बेटा एम जी साइन 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। क्लियर, माइनस एफ के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एम ले लेते हैं, एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पे ए ले लेते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे देखो, ये वैल्यू आ गई mg/√2 माइनस एफ के को कितना लिख सकते हैं बेटा, बेसिकली फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू एन, तो म्यू की जगह यहाँ म्यू के एन हो जाएगा इज इक्वल टू एम ए। इफ यू सी केयरफुली हियर, जो नॉर्मल फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, इस वाले कंपोनेंट को। क्यों, क्योंकि इस एक्सिस में मोशन नहीं है, इसका मतलब बैलेंस हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफ यू सी द एन हियर, एन बैलेंस करेगा एम जी कॉस 45 को। डिग्री, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो एन है दैट इज mg/√2, mg/√2, राइट। इसी चीज को हम क्या करेंगे, वी विल पुट अप, तो ये बन जाएगा mg/√2 माइनस म्यू के mg/√2 इज इक्वल टू एम ए। मेन चीज बेटा एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एम से एम सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं g/√2, ये देखो कॉमन है दोनों में, तो अंदर क्या आएगा बेटा 1 माइनस म्यू के। लेट दिस इज इक्वेशन 1। ये कौन सी इक्वेशन आई है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस रफ सरफेस। अब मुझे चाहिए टाइम, तो एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, म्यू के हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यू कुड अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन इजीली। तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब टाइम कौन सा है बेटा, ये रफ सरफेस का, एक्सेलरेशन भी कौन सी है, रफ सरफेस की, ध्यान रखना है। तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्यों, और एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा यहाँ भी जीरो और इधर भी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम, जीरो, राइट। तो एस की जगह यहाँ एल आ जाएगा, तो एल इज इक्वल टू व्हाट, एस की जगह एल क्यों आएगा, क्योंकि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी बेटा, दैट इज एल ए आर इंटू टी आर स्क्वेयर। तो टी आर आप एक साइड ले सकते हैं, टी आर स्क्वेयर, बाकी दूसरी साइड ले लो 2L/AR, आया 2L/AR, ठीक है। तो ये आ गई बेटा सेकंड इक्वेशन, यानी कि ये हमने टाइम निकाल दिया कहाँ पे, रफ सरफेस पे जो लगा था। सिमिलरली हम टाइम निकालेगा विस वाले के लिए, तो ऑब्वियसली जब इस वाले पे हम यहाँ पे आएंगे बेटा फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि रफ है, तो इसका जो वेट होगा नीचे के लिए, तो कंपोनेंट तो इसके भी दो बनेंगे, ऐसे और ऐसे, ये भी 45 डिग्री होगा, तो एम जी कॉस 45 है ना, और सिमिलरली इधर को आएगा एम जी साइन 45, ऑब्वियसली नीचे को आएगा, फ्रिक्शन है नहीं, तो कौन इसको बेटा एक्सेलरेशन दे रहा है, ओनली एम जी साइन थीटा। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो एम से एम यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो जो एक्सेलरेशन आई, कौन सी एक्सेलरेशन आई है, ये स्मूथ सरफेस की एक्सेलरेशन, तो ये आई है बेटा जी साइन 45 होता है 1/√2। ये एक और इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके लिए सेम मेथड से आप टाइम निकालो,
तो ये क्या आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी, यू तो ज़ीरो हो गया, ऑफ एस की जगह एल आ गया, ए इन स्मूथ और टाइम जो स्मूथ में लगेगा। तो यहाँ से टाइम इन स्मूथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक साइड लेके, और ये आएगा 2L अपॉन ए एस की वैल्यू है जी अपॉन रूट टू, तो आप बेटा जी अपॉन रूट टू यहाँ पे ले सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 4। बस अब हमारा काम सारा हो चुका है, हालांकि मैं डिटेल में करा रहा हूँ सो दैट यू कैन बिल्ड द कॉन्सेप्ट, बट वहाँ तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट। अब हम क्या करेंगे, जस्ट लेट दिस इज ए इक्वेशन, यहाँ पे दोनों वैल्यू डाल देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तो गिवन है ना ये चीज़। ऑलराइट, तो कर लो, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ से टी आर चाहिए जो कि रूट आ जाएगा, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द टी आर, यानी कि जो टी आर है वो होगा रूट 2L अपॉन, कहाँ था टी आर, अच्छा इसमें ए आर की वैल्यू नहीं डाली हमने, चलो कोई नहीं, वो बाद में भी डाल सकते हैं, अपॉन ए आर। इसी तरह जो टी एस आया वो भी रूट ले लो, डिवाइडेड बाय 2L अपॉन, इसको मैं डायरेक्ट ए एस लिख लेता हूँ, है ना, बाकी वैल्यू बेटा बाद में डालेंगे। ये दोनों की वैल्यू आ गई है, इसको कहाँ पुट करेंगे हम, इन इक्वेशन ए। ओके करें, यस, इसको इक्वेशन ए में देख लेते हैं, तो आई विल टेक दिस स्टेप हियर। ए स्टेप क्या था बेटा, ये था टी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी एस, तो टी आर तो मुझे पता चल ही गया है, दैट इज 2L अपॉन, क्योंकि लेंथ बेटा दोनों की सेम है, ए आर विच इज इक्वल टू 2 इंटू टी एस की वैल्यू होगी 2L अपॉन ए एस। तो यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड ताकि रूट हट जाए, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आएगा बेटा 2L अपॉन ए आर इज इक्वल टू 2 का जो स्क्वायर है वो जो है डायरेक्ट मैं 4 ले लेता हूँ, इंटू 2L अपॉन ए एस। 2L से 2L कैंसिल हो गया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जो ए एस है, बेसिकली ए एस किसके इक्वल आ गया बेटा, 4 इंटू ए आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वैसे अब ए एस की वैल्यू डाल दो, तो स्मूथ में कितना था बेटा, एक्सेलरेशन, दैट वाज जी अपॉन रूट टू, और इसमें था बेटा जी अपॉन रूट टू इंटू 1 माइनस म्यू के। क्लियर, ये देखो इधर, दिस इज ए आर। बस इसको सॉल्व करो, जी बाय रूट टू यहीं कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, या इसको 4 को इधर ले लो, 1/4 इधर आएगा 1 माइनस म्यू के। अब मुझे म्यू के चाहिए था, इसको लेफ्ट साइड ले लो, और 1/4 राइट साइड, ये बन जाएगा 1/4, 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, तो म्यू के जो है 3/4 कितना हुआ बेटा, 0.7 4 28, 755 4 20, ये आपके पास जो है आंसर आया है ना। तो आंसर दिख भी रहा है व्हेन यू सी इन ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन जो है 75 हमको यहाँ दिख ही रहा है, फोर्थ ऑप्शन, ये हमारे पास आंसर आया। ओके, तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब एक और ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं, तो ऑल्टरनेटिव क्या है वो देखो। अब ऑल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, तो शॉर्ट वे क्या है बेटा, देखो ये सिचुएशन है ना, ये वैल्यू एल है दोनों में, इनके सेम है, इनके लेंथ कैसी है बेटा, सेम, सिंपल बात है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट ने नीचे आना है तो यू भी ज़ीरो है, तो सीधा हम जो है एस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं जो कि क्या होगा 2S अपॉन ए, एस का मतलब यहाँ एल है यानी कि 2L अपॉन ए, ये चीज़ सेम है तो हम सीधा लिख सकते हैं टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बेटा, तो जब आप टी लेंगे यहाँ से
तो रूट आ जाएगा कितना 12 अपॉन ए, लाइक दिस, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 12 अपॉन रूट ए। तो 12 तो बेटा दोनों जगह सेम ही है, तो यहाँ से आ गया टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट ऑफ ए। यानी कि अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स फर्स्ट लेक्चर मेरा देखेंगे, वहाँ पे मैंने बताया इन्वर्स रेशो के लिए हम कैसे ले सकते हैं। हम लिखेंगे टी आर अपॉन टी एस, यानी कि दोनों का रेशो इन्वर्स रेशो है, तो ऑब्वियसली फिर ऊपर जो है ए एस आएगा, नीचे जो है ए आर आएगा। ठीक है, टी आर इसने दिया ही है, ट्वाइस ऑफ टी एस है, 2 ts अपॉन टी एस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए एस हमने किया है जी अपॉन रूट 2 इंटू 1 माइनस म्यू के, आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई ए आर, बेटा जी बाई रूट 2 था सिर्फ, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब स्क्वेयरिंग कर लो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू के। अब म्यू के, सॉरी 1 माइनस म्यू के नहीं आएगा, उल्टा कर लिया, ऊपर स्मूथ का आना था, वेट 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 वेट, ठीक है बेटा। ऊपर टी आर है तो ऑब्वियसली ऊपर जो है ए एस होगा, तो ए एस का क्या फॉर्मूला था स्मूथ सरफेस का, वो तो सिर्फ जी बाई रूट 2 था, है ना। और जो रफ सरफेस था ए आर, उसकी वैल्यू थी बेटा वो जी बाई रूट 2 इंटू 1 माइनस म्यू के, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो, स्क्वेयरिंग करो दोनों साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट इधर आता हूँ, स्क्वेयरिंग करके आपका लेफ्ट साइड बेटा 4 मिलेगा, एंड राइट साइड में 1 अप रूट हट जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस म्यू के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 माइनस 4 के इज इक्वल टू 1, सॉरी 4 म्यू के, तो माइनस 4 म्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो माइनस 4 म्यू के इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो म्यू के देखो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा 3 अपॉन 4, जो कि कितना होगा 0.75। ये बेटा शॉर्ट वे है, तो आपको मैं दोनों तरीके सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, डिटेल्ड सोल्यूशन एज वेल एज शॉर्ट सोल्यूशन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। ऑलराइट, तो आज बेटा इतना ही। I have solved 2 questions here, but upcoming days I will add more questions. Keep on watching and keep on subscribing. Share this knowledge to your group so that others get benefited with it. Thank you very much.